गोजो सातोरू द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन। आखिर ऐसा क्या है उसके पास कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है और उसको पूरे सॉर्सरर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर बताया गया है? क्या वो उसके आंखों के चक्कर में है या फिर उसके पास इतनी ज़्यादा कर्स एनर्जी है जो उसको इतनी ज़्यादा ताकतवर बनाती है? वेल एक्चुअली में गोजो को सबसे ज़्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही चीज़ बनाती है, वो है लिमिटलेस, बोले तो इन्फिनिटी। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे गोजो में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जब वो डोमेन एक्सपेंशन करता है एंड वो जब अपनी उंगलियों से साइन बनाता है। हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा। अब लिमिटलेस बनी है 4 चीजों से मिलके, रेड, ब्लू, पर्पल एंड 6 आइज, और हम इन सारे कॉम्बिनेशन को लिमिटलेस बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाला हूँ लिमिटलेस को, एकदम बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको पूरे एंड तक देखना, अदरवाइज आपको लिमिटलेस समझ में नहीं आएगी कि वो कैसे वर्क करती है और आखिरकार क्यों लिमिटलेस ऐसी ताकत है जो गोजो सातोरू को सबसे ज़्यादा ताकतवर बना रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटलेस से, बोले तो इन्फिनिटी, कि आखिरकार ये क्या होता है और कैसे वर्क करती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि गोजो के हमेशा एक बैरियर टाइप का क्रिएट, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, और वो वर्क कैसे करता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीजन 1 में गोजो वर्सेस जोगो की फाइट हुई थी, तो उसमें जब जोगो गोजो को टच करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो एक्चुअली में उसको टच नहीं कर पा रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन दोनों के बीच में एक इन्फिनिटी है। अब वो क्या है इन्फिनिटी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है जहाँ से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, जस्ट लाइक आप मूव कर रहे हैं 0 to 1 देन 2। अब आप डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, लेकिन गोजो के केस में ऐसा नहीं है। उसके केस में ऐसा है कि जब आप 0 to 1 या फिर 1 to 2 जाओगे तो उसके बीच में भी वो नंबर ऐड करता चला जाता है, जिसके वजह से एक इन्फिनिटी बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसा कि अब आप इसको ये मानो कि आपको नंबर 1 से नंबर 2 तक की ओर जाना है या फिर 0 से 1 तक की ओर जाना है, तो उसके बीच में क्या ऐड होगा? 0.01, 0.02, फिर देन आएगा 0.1, फिर उसके बाद 0.12, 0.11, 13, 14, 15, ऐसे इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। और अगर आप इस चीज़ को भी गैप क्लोज करोगे तो वो गोजो के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसको बढ़ाना है कि नहीं। तो इस वजह से गोजो और आपके बीच में कभी भी कांटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा रहेगी। और आप जैसे जैसे उस गैप को क्लोज करते चले जाओगे वैसे वैसे ही आपकी स्पीड धीमे होती चली जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने एक सीन में ये भी देखा होगा कि रेन वाटर जो है वो गोजो को टच नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब वो फुल्ली अपने इन्फिनाइट को कंट्रोल करके रखता है, उसके शरीर को कौन सी चीज़ टच करनी है या फिर नहीं करनी। तो अगर वो रेन वाटर को भी रोक सकता है तो इसका मतलब उसके इन्फिनिटी के थ्रू ऑक्सीजन या फिर एयर भी नहीं जा सकती। बट ऐसा नहीं है, उसको अपने इन्फिनिटी के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि वो ईजिली ऑक्सीजन को अपने इन्फिनिटी के अंदर आने देता है। और उसने अपनी इन्फिनिटी को ऐसे मास्टर करके रखा है कि अगर आप उसके इर्द गिर्द भी पॉइजनस गैस छोड़ दोगे तो वो पॉइजनस गैस को अंदर नहीं आने देगा। ये हो गई लिमिटलेस। अब नाउ जो सेकंड है वो है 6 आइज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाक आँखें। अब 6 आइज इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि 6 आइज के बिना आप लिमिटलेस को यूज़ ही नहीं कर सकते। अब जो 6 आइज हैं उनकी एक खास बात है, जैसे कि वो कर्स एनर्जी को डिटेक्ट कर सकती है एंड कर्स टेक्निक्स के थ्रू देख सकती है, जो कि गोजो को बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। वो किसी भी कर्स एनर्जी को महसूस कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और किसी भी कर्स टेक्निक्स के थ्रू देख सकता है। तो इस वजह से गोजो सातोरू एक कदम आगे रहता है हमेशा अपने अपोनेंट से। और इसका एक और बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है 6 आइज होने का, कि जब भी गोजो अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करेगा तो उसकी जो कर्स एनर्जी रहेगी वो एकदम 0 यूज़ होगी। तो इसके चलते हुए गोजो कभी भी अपनी कर्स एनर्जी से रन आउट नहीं होता है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर कोई इंसान जिंदा है, बोले तो कोई सॉर्सरर जिंदा है जिसके पास 6 आइज हैं, बोले तो अपना गोजो सातोरू, तो उसके अलावा कोई और भी सॉर्सरर ऐसा नहीं होगा जिसके पास 6 आइज होगी। सबसे पहले गोजो को मरना होगा, तभी उसके बाद एक और न्यू विल्डर पैदा होगा जिसके पास 6 आइज होंगी।
अब अगर आपने मांगा पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि गोजो सातोरू सील हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ 6 साइज, क्योंकि केंजाकू को पता था कि वो उसको नहीं मार सकता है, और अगर मार भी देता तो कुछ टाइम बाद एक और 6 साइज विल्डर आ जाता इस दुनिया में। एंड मेनली 6 साइज एक्चुअली में यही है, इससे ज़्यादा 6 साइज के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, एक और मेन बात, इन्फिनिटी आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास 6 साइज हो। इवन दो जुजुत्सु काइसन में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो दम रखते हैं इन्फिनिटी को यूज़ करने के लिए, बट वो यूज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास 6 साइज नहीं है। तो ये था 6 साइज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गोजो के अटैक्स की तरफ, रेड, ब्लू एंड पर्पल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेड से, क्योंकि वो सबसे इजी है एंड सबसे छोटा है समझने के लिए। अब रेड का सिर्फ एक ही काम है, ऑब्जेक्ट को रिपेल करना, बोले तो पुश करना। और जो रेड है वो एक नेगेटिव एनर्जी से बनी है। और मैं आपको ये बता दूं, इन कस टेक्निक्स में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जो अपनी रेड है वो एक्चुअली में एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि काम करती है किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टारगेट को रिपेल करने में। तो अगर आपने जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 देखा होगा, जिसमें आपने ये देखा था कि गोजो वर्सेस जोगो की फाइट चल रही थी, बट जब जोगो गोजो के पास जा रहा होता है तो वो दूर फिका चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके रेड होलो के चक्कर में, क्योंकि रेड हमेशा पुश करता है, बोले तो रिपेल करता है। लेकिन रेड इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीज़ों को पुश करती है, डैमेज नहीं। और इसके चलते हुए गोजो को काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद को स्टेबल करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो जब लोगों को दूर फेंकता है तो वो थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बट इतने भी नहीं होते, क्योंकि जब गोजो रेड होलो के चलते हुए दूर चला जाता है तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। बट दूसरी तरफ ही जब गोजो सातोरू टोजी फुशिगारा के सामने अपना रेड होलो यूज़ करता है तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है। तो ये डिपेंड करता है अब गोजो के अपोनेंट के ऊपर भी कि वो कितने ताकतवर हैं और क्या वो रेड होलो झेल सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर कि नहीं। तो सिंपली रेड के अंदर सिर्फ इतना ही था। अब हम मूव करते हैं ब्लू होलो की ओर। अब जो अपना ब्लू होलो है वो एक्चुअली में एक पॉजिटिव एनर्जी है, एंड गोजो अपने ब्लू होलो को अलग अलग तरीके से यूज करता है और अलग अलग जगह पे यूज करता है। ब्लू बेसिकली रेड का उल्टा है, जहाँ पे ब्लू चीजों को अपने तरफ खींचता है, और वहीं पे जो रेड है वो ब्लू का उल्टा है, क्योंकि रेड रिपेल करता है और ब्लू अपनी तरफ पुल करता है। और सिंपली अगर आपने नारुतो देखा होगा तो ये बिल्कुल पेन की तरह वर्क करता है, ऑलमाइटी पुश एंड ऑलमाइटी पुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पे गोजो अपने ब्लू होलो को एज अ टेलीपोर्टेशन भी यूज करता है। अब अगर आपने एनिमे की स्टार्टिंग की फाइट देखी होगी जिसमें गोजो सातोरू सुकुना से लड़ रहा होता है, तो वो उसमें बार बार टेलीपोर्ट हो रहा होता है, और वो टेलीपोर्ट किस वजह से हो रहा होता है, बार बार अपने क्लैप करने से। अब ब्लू जितनी यूजफुल है उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल भी है, क्योंकि अगर ब्लू को यूज़ करता है सातोरू गोजो एज अ टेलीपोर्टेशन तो उसको एक हाई स्पीड में ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके चलते है उसको अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर कोई नॉन सॉर्सरर इसको यूज करेगा तो उसकी मौत पक्की है। तो आप सिर्फ इतना ही समझिए कि एक आप नॉर्मल इंसान के ऊपर एक हाथी जितना वजन रख रहे हैं। एंड ब्लू की एक और खास बात है, जहाँ पे गोजो सातोरू अपने ब्लू को यूज करके दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके चक्कर में वो दोनों आपस में जाके टकरा जाते हैं। इनफैक्ट गोजो अपने ब्लू को एज अ टेलीकिनेसिस भी यूज करता है, जहाँ से वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और साथ ही साथ में अगर हम टेलीपोर्टेशन की बात करें तो गोजो अपने एलाइज को भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जैसे कि उसने इनुमाकी एंड पांडा को टेलीपोर्ट किया था बैक टू हाई स्कूल। तो बेसिकली जो ब्लू है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट वन, द पर्पल होलो, जो बेसिकली रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। अब जुजुत्सु काइसन में पर्पल होलो की एक ब्रीफ डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी आपको इजीली वे में समझा पाऊँ। तो चलिए समझते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लू पॉजिटिव है एंड रेड नेगेटिव है, तो जब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव को कंबाइन करोगे या फिर मिलाओगे तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव ऑब्वियसली। लेकिन पर्पल होलो में इसका उल्टा होता है।
जब आप पर्पल होलो यूज करोगे तो उसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव को मिला के पॉजिटिव क्रिएट होता है, जिसके चलते हुए एक इमेजिनरी मास क्रिएट होता है जो वो अपने टारगेट के सामने लॉन्च कर देता है, और जो भी इस अटैक के कांटेक्ट में आता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब गोजो ने गुडविल आर्क में जब अपना फर्स्ट टाइम पर्पल होलो यूज़ किया था तो वो उसने इतना ज़्यादा बड़ा बनाया था और इतना पावरफुल था कि वो एक फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट क्लियर कर देता है। अब सेकंड टाइम गोजो ने अपना पर्पल होलो तब यूज़ किया था जब वो टोजी से लड़ रहा था हिडन इन्वेंटरी आर्क में, जहाँ पे उसने ये भी कहा था कि ये जो पर्पल होलो है वो उसके पूरे खानदान में सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है, जिसमें वो जब दो इन्फिनिटी को कोलाइड करता है और उनके कोलाइडन के चक्कर में एक मोशन एंड रिवर्सल क्रिएट होता है और उनके चलते हुए एक इमेजिनरी मास क्रिएट होता है जिसको हम पर्पल होलो बोलते हैं। तो बस पर्पल होलो में सिर्फ इतना ही था, एंड टू बी ऑनेस्ट पर्पल होलो के लिए मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है कि और इसके खत्म होते ही साथ ही पूरी लिमिटलेस अपनी कवर हो चुकी है। अब लिमिटलेस में कुछ भी कवर करने को नहीं रह गया एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि है डोमेन एक्सपेंशन ऑफ गोजो सातोरू। बट मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं उसको एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और उसकी चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर इस वीडियो पे 500 या 500 प्लस लाइक आ जाते हैं तो मैं जुजुत्सु काइसन के सारे डोमेन एक्सपेंशन एक्सप्लेन करूँगा, और अगर कम रह जाते हैं तो मैं जुजुत्सु काइसन के सिर्फ टॉप 10 डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करूंगा। एंड नाउ चॉइस इज योर कि आपको कौन सा देखना है। एंड टू बी ऑनेस्ट लिमिटलेस को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लिमिटलेस टेक्निक आपको समझ में आ गई हो कि कैसे वर्क करती है और लिमिटलेस इतनी ज़्यादा ताकतवर क्यों कहलाई जाती है पूरे जुजुत्सु काइसन में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।